नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति के पक्ष में बढ़ते समझौतों की संभावनाओं की। साथ ही बात होगी बांग्लादेश के उस इतिहास की जिसे भुलाने और भारत की भूमिका को नकारने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। क्या है इन खबरों की जमीनी हकीकत, करेंगे इस पर चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपियाई समकक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। संसद के संयुक्त सत्र को भी करेंगे संबोधित। बर्लिन वार्ता के बाद यूक्रेन में शांति की बढ़ी उम्मीद। कीव को सुरक्षा गारंटी पर पश्चिमी देशों के बीच सहमति। ईयू में यूक्रेन के शामिल होने का मॉस्को को आपत्ति नहीं। वेनेजुएला के करीब पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करों के खिलाफ अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। 3 जहाजों पर हवाई हमले में 8 ड्रग्स तस्करों की मौत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की पाकिस्तान की कड़ी आलोचना। बताया आतंकवाद का ग्लोबल एपिसेंटर। फिर दोहराई यूएनएससी सुधारों की मांग। डीआर कोंगो में बढ़त हासिल कर चुके रवांडा समर्थित विद्रोही समूह M23 की पीछे हटने की घोषणा। अमेरिका ने विद्रोहियों से ओविरा खाली करने की थी अपील। और आइए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर बर्लिन में क्या कुछ खास हो रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। अपने आप में यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या इस खबर के मायने और जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है, क्योंकि साफ तौर पर शांति के पक्ष में जिस तरह से दोनों देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप की मध्यस्थता कराने की जो नीति है उसमें आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, सब कुछ बताएंगे अपनी इस स्टोरी के जरिए। और क्योंकि बर्लिन से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उम्मीद की बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका, यूरोप और नाटो नेताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद शांति समझौते की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी का भरोसा मिला है। वहीं कई अहम मुद्दों पर सहमति बनती हुई दिख रही है। हालांकि जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण है। बर्लिन वार्ता से निकली इन बड़ी उम्मीदों के बीच जंग और कूटनीति जैसे दोनों मोर्चों पर क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। बर्लिन की मैराथन बैठक से निकली उम्मीद की किरण ने यूक्रेन में शांति की कोशिशों को पहले से और करीब ला दिया है। 2 दिनों की जद्दोजहद के बाद अमेरिका, यूरोप और नाटो नेताओं की ज़ेलेंस्की के साथ मंथन से जंग खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि शांति की राह में बने सबसे बड़े रोड़े से ज़ेलेंस्की ने पहले ही किनारा कर लिया है। जबकि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर मॉस्को ने कोई ऐतराज नहीं होने के संकेत दे दिए हैं। बर्लिन की बैठक में यूक्रेन को एक और अहम कूटनीतिक सफलता हासिल हुई है, जिसमें कीव के लिए सुरक्षा गारंटी की बात कही गई है। यानी अमेरिका सहित यूरोप ज़ेलेंस्की के उन शर्तों पर अपनी रजामंदी दे दी है जिसमें यूक्रेन के लिए नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग की गई थी। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में शांति समझौते के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात करने का प्रस्ताव दिया है, जो अमेरिका समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी का हिस्सा होगा। यूक्रेन के लिए ये सुरक्षा गारंटी नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा हो सकती है, यानी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने सैद्धांतिक रूप से सहमति तो दे दी है, लेकिन कीव के सामने ये शर्तें भी रख दी है कि प्रस्ताव अनिश्चित काल तक खुला नहीं रहेगा। अब अमेरिका की तरफ से सुरक्षा गारंटी को सीनेट के समक्ष रखने की योजना है। योजना को औपचारिक संधि के रूप में मानने को लेकर स्पष्टता फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन बर्लिन वार्ता से उत्साहित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद उन्हें भरोसा है कि सभी पक्ष समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर मतभेद शांति की राह में अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद पूर्वी डोनबास में क्षेत्र के रियायतों को लेकर मॉस्को की मांग पर भी मतभेद कम हुआ है। बहरहाल शांति के मुद्दे पर तकरीबन 90% मुद्दों को सुलझा लिया गया है, लेकिन जिस मुद्दे पर अभी सहमति बाकी है, जिस पर इसी हफ्ते चर्चा होने की उम्मीद है, उधर बर्लिन में ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भविष्य को लेकर समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। दरअसल
जापोरिजिया संयंत्र का मुद्दा बर्लिन में चल रही उन विस्तृत चर्चाओं का हिस्सा है जिनका उद्देश्य व्यापक शांति वार्ता के तहत संयंत्र के संचालन को बहाल करना है। इस बीच जेलेंस्की के क्रिसमस के दौरान युद्ध विराम के प्रस्ताव पर क्रेमलिन ने कहा है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शांति समझौता होता है या नहीं। बर्लिन में हुए बातचीत के सकारात्मक नतीजे के बाद भी दोनों देशों के बीच घमासान जारी है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि रूस की अत्याधुनिक किलो क्लास पनडुब्बी को अंडर वाटर ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें पूर्वी यूक्रेन में बढ़त हासिल करते हुए वारवारविका में रूसी झंडों के साथ सैनिक को खड़ा होते हुए दिखाया गया है। अब अपनी खबर पर और साफ तौर पर यूक्रेन में जो स्थितियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं और बर्लिन में क्या कुछ खास हो रहा है और क्या शांति की जो राह है वो निकलती हुई नजर आ रही है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री। सर बहुत स्वागत आपका। शुरुआत इसी से कि आखिर में जो वहां पर बैठक हो रही है क्या वो शांति का रास्ता खोलती हुई नजर आ रही है? तमाम संकेत ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है अभी भी कोई पेच ऐसा है जो फंसा हुआ है जिसकी वजह से शांति की राह भी मुश्किल नजर आ रही है? क्योंकि दो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी बैठक से कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच जो अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है वो अब अपने अंतिम दौर में आता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि 1390 दिन का ये जो युद्ध है इसकी समाप्ति के लिए अमेरिका बहुत प्रयास कर रहा है और पुतिन भी मानते हैं कि ट्रंप का प्रयास जबरदस्त है कि इस लड़ाई को किस तरीके से समाप्त किया जाए। लेकिन बात एक चीजों पे अटकी है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य ना बने, और वो तो चलो मान गए, जेलेंस्की कह रहे हैं कि मान जाते हैं कि अब वो नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं वो बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जिससे कि एक देश का हमला होगा तो सारे देश उस पर मदद करेंगे। लेकिन हो सकता है उससे भी वो पलड़ा दूर कर ले, पर बायलैटरल गारंटीज या प्लूरिलैटरल गारंटीज लेने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के ऊपर कोई रूस का खतरा ना हो सकता है ये बात वहां तक सीमित है और जरूर एक तरीके से इशारा करती है कि लड़ाई हो सकता है जल्दी समाप्त हो जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाका रूस ने पकड़ रखा है, क्या रूस उसको छोड़ने के लिए तैयार है? अमेरिका चाहता है कि जो रूस के पास है इलाका है उसके आज की तारीख के लिए उसको अलग करके शांति की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। मुझे नहीं लगता है जेलेंस्की उसके ऊपर अड़े हुए हैं कि डोनबास का एक भी इंच वो रूस को देने के लिए तैयार नहीं। और रूस कहता है कि डोनबास जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत हैं जो पहले से ही एक तरीके से ऑटोनोमस थे, उनको वो देने के लिए तैयार नहीं, और उसके साथ अब उन्होंने जापोरिजिया और खेरसोन को भी रखा है। और जिस प्रकार से खार्किव, ओडिशा और क्रीमिया, बाल्टिक सी पे उनका पूरा दबदबा है, तो ऐसे हालात में जब 20% यूक्रेन रूस के कब्जे में है, क्या रूस उसको छोड़ेगा? क्या इतने दिन की 1390 दिन की लड़ाई जिसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों 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 रुपए बर्बाद हो गए, क्या ऐसे लगता है अपने को कि वापस स्क्वायर वन पे आ जाएगा? लगता मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता करके शायद हो सकता है कि पूरे इलाका कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपना इलाका रूस को देना ही पड़ेगा, और नाटो की जो सदस्यता है वो शायद उनको ना मिले, और वो नहीं भी चाहते हैं, वो सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं जेलेंस्की अब कुछ ना कुछ देने के करार पर खड़े हैं, तो युद्ध समाप्ति की ओर लग रहा है। हो सकता है क्रिसमस से पहले युद्ध समाप्त या कम से कम सीज फायर हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसे में संजय सर, क्या डैमेज कंट्रोल को देखते हुए अगर हम देखें तो क्या इसके लिए भी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से कि किस तरह की स्थितियां रही हैं उसमें अब कैसे जो भरपाई है वो सिर्फ यूक्रेन की तरफ से होगी या रशिया भी उसमें कुछ योगदान देगा? देखिएगा, जो पूरा का पूरा है, जो फ्रोजन एसेट्स है, $300 बिलियन है। अमेरिका ने एक तरफ से कहा है कि $100 बिलियन से उसका वो पूरा का पूरा दोबारा यूक्रेन को बनाने की कोशिश करेंगे। पर मेरी एक ऐसे मेरे को लगता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसे इसमें जो कम से कम जो ईस्ट यूक्रेन है, जो 20% का भाग जो रूस के पास है, अगर उसको ईस्ट यूक्रेन कह करके रखा जाए, और वेस्ट यूक्रेन तो यूक्रेन के पास ही है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हुआ, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, और ईस्ट जर्मनी रूस के नीचे था और वेस्ट जर्मनी वेस्ट के नीचे था। उसी माफिक जो अगर कुछ एक तरीके से बात बनती है
तो कम से कम ईस्ट यूक्रेन बना करके इलाका जो है रूस के कंट्रोल में रखा जाए और फिर धीरे धीरे करके आगे करके बात बढ़े। लेकिन बहुत जरूरी है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व इसकी परेशानी हो रही है। यूरोप को सबसे ज्यादा परेशानी तो यूरोप को ही है, और यूरोप को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि अमेरिका शायद उनकी सहायता ना करे। अगर रूस और यूरोप के बीच में अगर लड़ाई छिड़ती है तो यूरोप का ही घाटा होगा, तो ये भी यूरोप जानता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मध्यस्थता करके शायद हो सकता है शांति की बहाल, और ट्रंप भी कह रहे हैं कि आधा रास्ता से आगे हम चल दिए हैं, तो शायद शांति बहाल हो सकती है, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम देखेंगे आगे इन तस्वीरों में भी कि किस तरह से अब आगे जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो किस ओर जाता हुआ नजर आता है, क्या शांति वहां पर बन पाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? एमडीएच। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख थी जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए थे वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए थे। लेकिन जब आज की स्थिति और आज के परिदृश्य को हम देखते हैं तो सवाल खड़े होते हैं बांग्लादेश की उसी शासन व्यवस्था को जिसको कभी भारत ने मदद देकर उनको अपने सर पर वो ताज सजाने का मौका दिया था। क्योंकि आज विजय दिवस है, वो दिन जब भारत की जीत से बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। 1971 की उस ऐतिहासिक लड़ाई ने न सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया बल्कि करोड़ों लोगों को आजादी भी दिलाई। लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उस इतिहास को भुलाने और भारत की भूमिका को नकारने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। क्या बदले हालात बांग्लादेश की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल रहे हैं? आइए देखते हैं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का ऐतिहासिक दिन। इसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक और देश का उदय हुआ जिसे 54 साल पहले भारत ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर हासिल किया था। 16 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान ने केवल 13 दिन के युद्ध के बाद भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था। इस विशाल जीत के लिए भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अब उसी बांग्लादेश में इस शौर्य को भुलाने और भारत को बदनाम करने की कोशिश
आम हो गई हैं। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण दे रही है। साथ ही बांग्लादेश के हीरो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाने वालों को भी खूब समर्थन मिल रहा है। शेख मुजीब के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सपने की विपरीत जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे हैं। हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न भी खूब देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि 1947 में भारत के बंटवारे के साथ पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर नए राष्ट्र का गठन किया था। हालांकि यह आधार पाकिस्तान को ज्यादा दिन जोड़े न रख सका और बंगाली भाषी लोगों के साथ पश्चिमी पाकिस्तान का भेदभाव लगातार बढ़ता गया। फिर 1970 में तो इस अन्याय की इंतहा हो गई जब पाकिस्तान के संसदीय चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी की बड़ी जीत हुई, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह यहया खान और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इसके खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला मुक्ति संग्राम शुरू हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का नरसंहार करने के अलावा और भी तमाम जुल्म उठाए गए। इसके चलते कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी सीमा पार कर भारत आ गए। बांग्ला मुक्ति संग्राम को भारत के समर्थन से चिढ़कर आखिरकार पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद से डरे बिना उसे केवल 13 दिन में ही धूल चटा दी। दूसरी तरफ आज के बांग्लादेश में इन तमाम बहुमूल्य योगदानों को भुलाने की जी तोड़ कोशिश हो रही है। देखना होगा कि अपने इतिहास को झुठलाने और कट्टरता को बढ़ावा देने का ये कदम आने वाले दिनों में बांग्लादेश को किस राह पर लेकर जाएगा। तो जिस बांग्लादेश को भारत ने ही बसाया, उसको संवारा, साफ तौर पर आज क्या उसकी स्थिति बनी हुई है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां नजर आई है। अभी हाल ही में जो घटनाक्रम घटे हैं, जहां पर भारतीयों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि पहले का बांग्लादेश और आज के बांग्लादेश में आखिर इतना बड़ा फर्क जो है वो क्यों है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप ही का रुख कर रहा हूं, क्योंकि हम स्थिति को देख रहे हैं। पहले का परिदृश्य देखिए, आज का परिदृश्य देखिए, बहुत अंतर है साफ तौर पर। क्या रणनीति बदली, क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि आज ये दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है? गौरव जी, वाकई विडंबना है। ऐसी विडंबना कि आज अगर मैं फौज में हूं तो मुझे 71 की लड़ाई की जीत को देख करके मैं फौज में भर्ती हुआ और मेरे जैसे लाखों लोग भर्ती हुए फौज के अंदर, इसको देख करके कि भारत को किस प्रकार से पाकिस्तान ने घुट्टे टेके और अपने 93,000 PW दिए। उन्होंने हमारे 54 वापस नहीं किए, हमने उनके 93,000 वापस किए। और ऐसे इसमें जिसमें हम लोग, हमारे तकरीबन 3500 सैनिक भी मारे गए इस युद्ध में। मुक्ति वाहिनी के 7,000 मारे गए, पाकिस्तान ने अपने 8,000 सैनिक गंवाए। ऐसे इस हालात में जब हम आज विजय दिवस मना रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से जिनके लाखों औरतों को रेप किया पाकिस्तान की फौज ने, टीका खान को बुचर और बांग्लादेश कहा गया, और इस प्रकार से उसके बावजूद भी आज मुझे लगता है वापस बांग्लादेश अगर उसी की तरफ, उस पाकिस्तान की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं बांग्लादेश को खुद अपने आप झांकना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे कैसे हो गया कि वो जिसके हम लोगों ने आजादी दिलाने में मदद की। मुक्ति वाहिनी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज अगर पाकिस्तान ही बांग्लादेश की फौज को गद्दार कहती है, मुजीबुर रहमान जिसको बांग्लादेशी, उनको बंगा बंधु कहते हैं, उनको बिल्कुल मतलब एक गद्दार कहते हैं, अगर ऐसे हालात में अगर बांग्लादेश में ऐसे कुछ तत्व हैं जो यूनुस के नीचे अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जमात इस्लामी जो वहां पे अब गढ़ बना चुकी है, जो 1971 के बावजूद भी और उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान जरूर हारा, पाकिस्तान जरूर वहां से निकल गया, जरूर उर्दू भाषी वहां नहीं रहे, बंगाली भाषी उधर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ऐसा एक थोड़ा सा तबका रहा उधर, जो आज भी
वापस उसको ऐसे में ईस्ट संजय जी एक पाकिस्तान छोटा सा बनाने सवाल दिया। आता है कि यूनुस की कार्यप्रणाली आखिर क्यों ऐसी रही है कि उन्होंने इतिहास को ही बदलने की पूरी जो तैयारी है वो कर रखी है, और साफ तौर पर वहां के लोगों को भड़काने और उनमें उबाल लाने की ये जो उनकी कार्यशैली रही है वो क्यों इस तरह की नजर आई है? मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन होंगे तब यूनुस को पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने वो तो बिल्कुल नॉमिनेटेड है ना, वहां से आए हैं, उनको बनाया गया है, चाहे किसी ने भी कहा और वहां पे आकर के बन गए, चाहे वहां के स्टूडेंट्स कहे, कुछ भी कहे। जो एक तरीके से जो सीईओ बने हुए बांग्लादेश के, मुझे नहीं लगता है वो किसी प्रकार से बांग्लादेश को ठीक रास्ते पर ले जा रहे हैं। बांग्लादेश को मालूम है कि तकरीबन 4000 किलोमीटर की बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ ही उसने जीना है, हिंदुस्तान के साथ ही उसकी प्रगति होगी। और शेख हसीना ने दिखाया कि किस प्रकार से भारत के साथ रह करके बांग्लादेश की प्रगति कैसे हो सकती है। तो वो प्रगति को देखते हुए मुझे लगता है बांग्लादेश निश्चित तौर पर ये तमाम जो सवाल है संजय जी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सवाल जो है वो इन दोनों देशों की जो अपनी प्रतिबद्धता है उसको दिखाते हैं कि किस ओर जा रही है नीतियां और किस ओर जा रही है नियत, ये साफ तौर पर उजागर करती है। ऐसे में आने वाले समय में और साफ हो पाएगा कि अब की बार जो चुनाव बांग्लादेश में होते हैं उसके बाद क्या तख्ता पलट होता है और क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से हमसे यहां पर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अब नजर डालते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप इन खबरों को देखिए। नमस्कार। सेना का दक्षिणी कमान ड्रग्स तस्करों पर एक बार फिर काल बनकर टूटा है। अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स ले जाने वाले 3 जहाजों पर एक के बाद एक किए गए हवाई हमले में 8 ड्रग्स तस्करों को मार गिराया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग्स कार्टेल का किंग पिंग बताकर अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। हाल ही में अमेरिका ने एक क्षेत्र में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई है। यहाँ पर ट्रंप की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक जहाज और कई अन्य युद्धपोत के साथ डटी हुई है। अमेरिका का कहना है कि उनका लक्ष्य ड्रग्स तस्करी का मुकाबला करना है। वहीं दूसरी ओर निकोलस मादुरो को संदेह है कि ट्रंप इसके लिए वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी के खिलाफ $10 अरब के हर्जाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया है। फ्लोरिडा की एक अदालत में दायर किए गए मुकदमे में ट्रंप ने ब्रिटिश प्रशासक पर मानहानि के साथ साथ भ्रामक और अनुचित तरीके से व्यापार करने का भी आरोप लगाया है। बीबीसी पर 33 पन्नों के इस मुकदमे में ट्रंप का झूठा, मानहानिकारक, भ्रामक, अपमानजनक, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण चित्रण करने का आरोप लगाया गया है और इसे 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने तथा उसे प्रभावित करने की निर्लज कोशिश बताया गया है। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने खुली बहस के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणियों पर भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहने का आरोप लगाया है। हरीश पर्वतनेनी ने कहा है कि पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान की मदद से हुए आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों की जान गई है।